नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग यूपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पार्ट्स को उठाया है और उसी में हम लोग अकाउंटिंग वाले पोर्शन को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस तक चीज़ें देख ली थी। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने समझ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग अनुपातों का जो वर्गीकरण है उसको समझेंगे, या कहें क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर हम लोग आपको बताएं कि अनुपात का मतलब हमने इससे पहले बता दिया था, पर एक बार आप फिर समझ लीजिए। अनुपात का मतलब ही होता है कि दो संख्याओं को आपस में रिलेशंस उसका बनाना या संबंध बताना, उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। होता क्या है जनरली कि जो एक संख्या होती है या कोई एक पॉइंट्स कहें या एक पहलू देखें, तो एक संख्या कोई भी चीज़ बताने के लिए सामर्थ्य नहीं होती। अगर हम लोग विक्रय आपको बताएं तो विक्रय से आप किसी चीज़ को नहीं यानी कि संबंध बता पाएंगे कि क्या विक्रय से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कि कैसे आप तुलना कर पाएंगे कि किस चीज़ के रिलेटेड हमारा विक्रय ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें उसके साथ कुछ ना कुछ और भी चीज़ें, कोई दूसरी संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग जब भी कोई चीज़ तुलना करते हैं तो उसके लिए दो संख्या चाहिए होता है। उसी तरह जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो उसमें जब दो संख्याओं का संबंध बनाते हैं तो वहाँ पे हमें एक संख्या कुछ होनी चाहिए, साथ में उसके साथ कोई दूसरी संख्या होती है। उन्हीं दो संख्याओं में क्या संबंध है उसी को जो बताया जाता है उसी को हम लोग अनुपात विश्लेषण कहते हैं। और जनरली हम लोग यहाँ लेखांकन से चीज़ें समझ रहे हैं, तो हम लोग अंतिम खातों की जो 3 अकाउंट आपके बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और आपका फाइनल अकाउंट, अंतिम चिट्ठे, तो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी और उन्हीं के बीच में आपको अनुपातों को समझना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी रेशियो याद नहीं करना होगा, या आपको इतने ढेर सारे रेशियो हैं उस सबको याद करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर याद करेंगे तो भूल भी जाएंगे। यहाँ हम जिस ट्रिक से आपको समझाएंगे उसको आप केवल बस समझ लीजिएगा तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में, सबसे पहले अगर समझिए तो अनुपातों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से 4 रूप से किया गया है। मुख्य रूप से 4 रूप से किया गया है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम लोग तरलता अनुपात बोलते हैं। ये अब लिक्विडिटी रेशियो है क्या, इसको भी हम लोग समझते हैं। पहले दूसरा देख लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या कहें लाभदायकता अनुपात। फिर है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिसे पूंजी संरचना अनुपात भी कहते हैं। और एक और है एक्टिविटी और या कहें टर्नओवर रेशियो या क्रियाशीलता आवर्त अनुपात। तो अब बात कर लेते हैं एक एक पे कि लिक्विडिटी रेशियो या तरलता अनुपात है क्या। तो तरलता अनुपात क्या करता है, किसी भी संस्था या बिजनेस के अल्पकालीन शोधन क्षमता। अल्पकालीन शोधन क्षमता का मतलब कि जो शॉर्ट टर्म आपके पेमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, उसको आप देने के लिए कितने तत्पर हैं या कितने आप योग्य हैं, आपकी संस्था कितनी योग्य है कि वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितनी जल्दी वो पे कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में समझते हैं। और इसी लिक्विडिटी रेशियो में 3 रेशियो हम लोग को पढ़ना होता है। पहला होता है चालू अनुपात, दूसरा होता है क्विक रेशियो या हम लोग तरल अनुपात इसे बोलते हैं, और एक होता है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो जिसे हम लोग पूर्ण तरल अनुपात कहते हैं। तो ये आपके लिक्विडिटी में हो जाता है। तो लिक्विडिटी का जब भी आपका यानी कि क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ये करंट लायबिलिटीज से रिलेशन करेगा। एक पक्ष तो हमेशा क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी रहेगी। और करंट लायबिलिटी में आपको पता होगा किन किन चीजों को हम लोग शामिल करते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको एक एक करके। दूसरी बात कर लेते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या लाभदायकता अनुपात। तो हर संस्था क्या होती है, हर संस्था का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। बिना लाभ कमाए कोई भी संस्था एक समय तक रह सकती है, दूसरे समय आपकी संस्था फिर बंद हो जाएगी अगर आप लाभ नहीं अर्जित कर रहे हैं। तो जो लाभदायकता अनुपात होता है उसको हम लोग 2 तरीके से मेजर करते हैं या 2 तरीके समझते हैं। पहला होता है सेल्स या बेस्ड ऑन सेल्स या बिक्री के आधार पर। आपकी अगर ज़्यादा बिक्री होगी तो ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उपार्जन शक्ति आपकी क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा आय आएगी तो ज़्यादा लाभ भी होगा। दूसरा हो जाता है बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन कैपिटल का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने पूंजी को सही तरीके से यूटिलाइज किए हैं। होता क्या है कि अगर आप कोई चीज़
बहुत ज़्यादा पूंजी ले तो लिए हैं, पर उसको अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो भी आपको लाभ सही तरीके से नहीं मिलेगा। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे कि आपको किसी चीज़ में 1 लाख रुपए लगाना था, तो आपको मार्केट से 1 लाख रुपए तक के ही क्या लेना था, कैपिटल कलेक्ट करना था, पर आपने 10 लाख का कैपिटल कलेक्ट कर लिया, तो 9 लाख क्या हो गया आपके लिए, वो भार अधिक से हो गया। तो वो जो अगर आप लाभ 1 लाख पे कमाएंगे भी, तो वो 9 लाख आपका क्या कर जाएगा, उस लाभ को खत्म कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो दूसरा लाभदायकता अनुपात समझेंगे वो बेस्ड ऑन कैपिटल समझेंगे। बेस्ड ऑन सेल्स में क्या है, सबसे पहला जो रेशियो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, सकल लाभ। हम लोग सकल लाभ की तुलना आपके सेल्स से करते हैं कि वास्तव में सेल्स का क्या रेशियो है सकल लाभ पे। अगर कहें कि ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेशियो है सेल्स पे, तो उसके लिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। फिर दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम लोग सेल से कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो वो होते हैं कि जो भी आपके संचालन में अलग अलग व्यय होते हैं, वो किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकते हैं, उनका हम लोग रिलेशन निकालते हैं किससे, बेस्ड ऑन सेल से। और लास्ट में आपका एक्सपेंसेस रेशियो हो गए हैं, जो आपके ओवरहेड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो के तहत इसका रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम लोग देखेंगे वो किससे रिलेशन करेंगे, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा क्या रहेगा, सेल्स रहेगा। जैसे हम लोग लिक्विडिटी में बताया था कि आपका एक चीज़ हमेशा क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी रहेगी। उसी तरह बेस्ड ऑन सेल्स में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी अनुपात देखा जाएगा उसमें आपका एक चीज़ हमेशा क्या रहेगा, सेल्स रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल। इसमें आपका जो पहला है विनियोजित पूंजी प्रत्याय या कहें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो पूंजी हमने विनियोग किया है उससे हमें क्या लाभ अर्जन हो रहा है, उसके बीच में जो विनियोजित किए और जिससे उससे हमें लाभ मिला, उन दोनों का क्या अनुपात होता है, उसको हम लोग इस रेशियो के अंतर्गत देखते हैं। फिर आता है रिटर्न ऑन एसेट्स, जो हमने एसेट्स लगाई है उससे हमें क्या प्रत्याय प्राप्त हो रही है। फिर है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, सामुदायिक कोषों पर प्रत्याय, जो आपके प्रोप्राइटर फंड्स लिए जाते हैं उन पे क्या आपका रिटर्न्स मिल रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और आखिरी में आपका इक्विटी कैपिटल, जो आपके मेन मालिक का जो पैसा लगा रहता है उनका क्या योगदान हो रहा है लाभ में, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में देखा जाता है। यहाँ पे हम आपको केवल एक ऊपरी तरीके से समझा रहे हैं, हम लोग एक एक रेशियो को बहुत ही बाकायदे से समझेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या पूंजी संरचना अनुपात। पूंजी संरचना अनुपात का मतलब यही है कि ये क्या है, आपका लॉन्ग टर्म, क्या चीज लॉन्ग टर्म के बारे में है। जैसे हम लोग यहाँ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को देख रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को चेक करने के लिए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को समझते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि अल्पकालीन देयता किस पर निर्भर करती, किस अनुपात पर निर्भर करती है, तो हम लोग उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो चेक करते हैं। अगर यही पूछ लेता है क्वेश्चन में कि दीर्घकालीन क्या कहते हैं लायबिलिटीज हम लोग किससे मेजर करते हैं, किस रेशियो से, तो आप वहाँ पे हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या इसमें से कोई भी आता है ऑप्शन में तो उसको आप चेक करिएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में देखें, पहला दिया है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पे है कि जो ऋण है उसका समता पर क्या अनुपात है, या कह सकते हैं कि जो ऋण लिया गया है उसको मालिक द्वारा कितने रूप या कितने तरीके से पे किया जा सकता है, या मालिक का जो ऋणों पर दायित्व है वो कैसा बना हुआ है, इसको हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो में चेक करते हैं। फिर आपका स्वामित्व अनुपात है, स्वामित्व अपने अनुपात को चेक करते हैं। फिर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो है। कैपिटल गियरिंग रेशियो सिंपल से ये समझ लीजिएगा कि डेप्थ को ज़्यादा करें कि इक्विटी को ज़्यादा करें, यही आपका गियर्स होता है। जब हम लोग डेप्थ को ज़्यादा कर देते हैं तो हाई हो जाता है, और जब हम लोग इक्विटी को कम कर देते हैं तो वो लो हो जाता है। तो ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो को हम लोग चेक करते हैं कि किस लेवल पे या किस गियर पे आपका रेशियो चल रहा है। फिर आपका डी है डेब्ट सर्विस रेशियो या ऋण सेवा अनुपात। और आखिरी में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो है। ये आपके सभी किस में आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो यही समझ लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जिस जिस स्ट्रक्चर के थ्रू पैसा या कैपिटल कलेक्ट किए हैं उन सभी को हम लोग जब रेशियो में समझते हैं तो वहाँ पे हम लोग इतने रेशियो को समझेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिविटी या टर्नओवर। तो टर्नओवर हमेशा किस पे डिपेंड करता है,
ये आपको भी पता है कि अगर एक साल में हमको किसी का टर्नओवर देखना तो सब कुछ किस पर निर्भर करता है, सेल्स पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें रेशियो हम लोग देखेंगे वो सारी चीज़ें किस पर निर्भर करेंगी, सेल्स पर, या हो सकता है किसी किसी रेशियो में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के बारे में रहेगा, यानी कि हम लोग वहाँ पे मेन केवल कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के बारे से ही रिलेशन निकाल के चलते हैं। तो इसमें आपका स्टॉक आवर अनुपात है या रहतिया टर्नओवर रेशियो, फिर आपका डेब्टर टर्न रेशियो है, फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड है, फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, एवरेज पेमेंट रेशियो है, एवं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है। तो ये तो आपका कुल मिला के चीज़ें, इतनी रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे और सभी को हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो आज हम लोग केवल लिक्विडिटी रेशियो के बारे में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला लिक्विडिटी रेशियो। जैसा हमने बताया लिक्विडिटी रेशियो आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका सब कुछ अल्पकालीन देयता के संबंध में हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे तरलता अनुपात के बारे में समझेंगे। तो पहले हम लोगों ने तरलता अनुपात में क्या देखा कि पहला अनुपात था आपका चालू अनुपात, चालू अनुपात या इसे हम लोग कहते हैं करंट रेशियो। तो ये क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। देखिए चालू अनुपात या कोई भी ऐसा लिक्विडिटी रेशियो है वो हमको क्या दिखाता है, शॉर्ट टर्म जितनी भी हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, उसी के बारे में हम लोग किससे चेक करते हैं, आपके लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू चेक करते हैं। तो जो आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के ही चेक करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो चालू अनुपात है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी आपकी अल्पकालीन या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं जिसे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं, ऐसी एसेट जो आपके क्या हो, एक वर्ष के लिए ही क्या हो, एक वर्ष के लिए ही रोकड़ में कन्वर्ट होने की शक्ति रखती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका कैश हो गया, बैंक हो गए, बैंक के बाद आपके स्टॉक्स हो गए, इन्वेंट्री जिसे होती है, फिर आपके क्या हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, और आपके क्या हो गए साथ में बिल्स आपके जो रिसीव होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी करंट एसेट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग करंट रेशियो निकालते हैं तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग जब करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को क्या कर देते हैं, जब करंट लायबिलिटीज को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, चालू अनुपात या करंट रेशियो निकलता है। तो करंट एसेट्स में हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ शामिल करते हैं, कैश हो गया, बैंक हो गए, फिर आपके स्टॉक हो गए, फिर आपके जो भी नॉन करंट एसेट नहीं होते हैं वो सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं। हमने इसके करंट एसेट कैपिटल वाले में टॉपिक में इसको बताया भी था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फिर आपके जितने भी आपके इन्वेंट्रीज स्टॉक्स हो गए और साथ ही बिल्स रिसीवेबल हो गए। तो इस तरीके से आपके करंट एसेट में मुख्य चीज़ें आती हैं, और करंट लायबिलिटीज में आपके जो भी चीज़ें जो हमारी एक वर्ष के अंतर्गत देयता होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, करंट लायबिलिटीज में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका जो बिल्स रिसीवेबल था, जैसे बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, यहाँ पे डेब्टर्स याद रखिएगा, और आपके साथ ही बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए। ऐसे बहुत सी चीज़ें, सारी चीज़ें किस में आती हैं, करंट लायबिलिटीज में आती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि जब हम लोग करंट एसेट्स को किससे तुलना करते हैं, करंट लायबिलिटीज से, तो वो क्या कहलाता है, चालू अनुपात कहलाते हैं। और एक इससे एक क्वेश्चन और बन सकते हैं कि कभी कभी ये पूछता है कि चालू अनुपात का आइडियल रेशियो क्या है या आदर्श अनुपात क्या है। तो इसको हम लोग आइडियल अनुपात 2:1 इसका आइडियल अनुपात होता है कि अगर हमारे पास 2 रुपए की एसेट्स हैं और 1 रुपए की लायबिलिटी है तो हम ये समझेंगे कि हमारी अल्पकालीन देयता आसानी से पूरी की जा सकती है। इसको इसीलिए परखा ही जाता है कि हमारी संस्था क्या वास्तव में एक साल जो उसकी वर्किंग कैपिटल्स होती है वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। आपको पता होगा हमने इससे पहले वर्किंग कैपिटल जब निकाला था तो उसमें हमने बताया था कि CA माइनस CL ही क्या होती है, वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल होती है। वही एक संस्था की अल्पकालीन देयताओं की पूर्ति करने के लिए काम
करती है। तो इस तरीके से हमें चालू अनुपात निकालने का ये तरीका है। आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि करंट लायबिलिटीज आपके लिक्विडिटी रेशियो में हमेशा करंट लायबिलिटीज नीचे रहेंगे। फिर दूसरी बात कर लेते हैं, आपका दिया था क्विक रेशियो, जिसे हम लोग तरल क्विक रेशियो या जिसे हम लोग तरल अनुपात भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसी भी एसेट्स होती हैं जो तुरंत कैश में नहीं बन पाती या तुरंत कैश में नहीं बदलती। आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया में तुरंत कैश में बदल जाए वो सारी क्या हो जाती हैं, क्विक एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालते ही हैं क्विक रेशियो को, उसमें हम लोग क्विक एसेट्स को ही रखते हैं। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं ये भी समझ लीजिए कि ऐसी करंट एसेट्स जो क्या हो दूसरे प्रक्रिया में कैश में कन्वर्ट हो जाएं, वो सारी क्या कहलाएंगी, आपकी क्विक एसेट्स कहलाएंगी। जैसे कैश को कैश में बदलने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो कैश ही में है। बैंक को हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक में जाके पैसा निकालें कैश मिल जाएगा। और डेब्टर से हमें क्या मिलना रहता है, तुरंत एक ड्यू डेट आएगी तो डेब्टर्स क्या करेगा, कैश दे देगा, तो वो भी क्या होगा, क्विक एसेट्स होंगे। और आपके क्या हो जाते हैं बिल्स रिसेबल, वो भी आपके क्या होंगे, ड्यू डेट आने पर वो बिल्स क्या हो जाती है, क्या कहते हैं, प्राप्त होने लगती है या हमें प्राप्त हो जाती है, तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भी आपकी क्विक एसेट्स होती है। बट स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक अभी ये भी नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक है, वर्किंग कैपिटल है या फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल है। वो स्टॉक फिर हम किसको बेचेंगे, डेप्टर्स को, या उधार बेचेंगे तो डेप्टर्स बनेंगे, डेप्टर्स फिर जाके कहीं कैश में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या हो गया, 2-3 प्रक्रियाएं आ गई, तो इसे हम लोग क्विक एसेट्स में नहीं शामिल करते। तो क्विक एसेट वैसे ही एसेट्स हैं जो तुरंत दूसरी प्रक्रिया में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन सारी एसेट्स को हम लोग क्विक एसेट में रखते हैं। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी है वो रहेगी एज इट इज। कुछ विद्वान लोग यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की जगह क्विक लायबिलिटीज रखते हैं, पर हम लोग एक ठो आपकी शुरू में हम लोग अवधारणाएं पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने समझा था कि हम लोग दूर की हानि को तो पहले आंक लेते हैं पर दूर के लाभ को हम लोग आंकते नहीं हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम करंट लायबिलिटीज रखते हैं, क्विक लायबिलिटीज को नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी जो देता है वो तो देने है ही, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो या कुछ भी हो। भले ही बैंक ओवरड्राफ्ट हमको जबरदस्ती या कोई गंभीर रूप से हमें कोई बाध्यता नहीं रहती है, फिर भी हमें देना रहता ही है, इसलिए हम उसको सारी चीज़ों को करंट लायबिलिटीज में ही शामिल रखते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या निकल आता है, तरल अनुपात क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू क्विक रेशियो। तो यहाँ पे इसका जो आइडियल अनुपात है ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। इसका आइडियल अनुपात 1:1 है, और इस अनुपात का मतलब यही होता है कि जो बहुत ही शॉर्ट टर्म्स देताएं होती हैं, क्या वो देने के लिए हम हमेशा निर्भर हैं या हम एप्लीकेबल रहेंगे कि नहीं, इसीलिए इस अनुपात को हम लोग चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा अनुपात है। एक अनुपात लिक्विडिटी में और हम लोग चेक करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो जिसे हम लोग एसिड रेशियो भी बोलते हैं। एसिड जैसे आपका बहुत ही तेज होता है वैसे ही, इसीलिए हम लोग इसे अम्ल अनुपात भी बोलते हैं हिंदी में, या हम लोग तीव्र तरल अनुपात भी बोलते हैं। अब ये तीव्र तरल अनुपात क्या है कि इसमें हम लोग केवल एब्सोल्यूट एसेट्स जो होते हैं, एब्सोल्यूट एसेट्स होते हैं, उन्हीं को रखते हैं। एब्सोल्यूट एसेट्स का मतलब यहाँ पे वो है जो कैश हो या कैश के जैसे ही हो, जैसे कि आपका कैश हो गया और बैंक हो गया, उन्हीं को हम लोग इसमें शामिल करते हैं और किसी को नहीं शामिल करते। कैश हो गए, बैंक हो गए, यहाँ पे हम लोग डेप्टर्स को भी नहीं शामिल करते हैं और आपके बिल्स रिसेबल को भी नहीं शामिल करते हैं। तो केवल कैश एंड बैंक को जो हम लोग क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी से परखते हैं, देखते हैं कि हमारी कितनी तुलना करने पे आती है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, क्विक एब्सोल्यूट क्विक रेशियो बोलते हैं। ये इसी का एक कहिए और ही एक फास्ट अपडेटेड रूप है। तो इसका निकालने का तरीका यही होता है कि एब्सोल्यूट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये बहुत ही इजी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत ही इजी रेशियो है। आगे हम लोग जब आपका पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और साथ ही कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और टर्नओवर रेशियो, तो हम लोग एक एक करके एक एक रेशियो को समझते चलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
आशा करते हैं आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। अगर आप ये स्ट्रक्चर दिमाग में बना लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर बनी रहेंगी। कोशिश करिएगा ये स्ट्रक्चर आप लोग एक बार बना लीजिएगा कि किस में किस रेशियो को किस में रखा गया है। और इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कभी कभी अंदर से भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी रेशियो को आज कवर कर लिए हैं, कल हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और ऐसे करके 2-3 वीडियो में हम लोग इसको पूरे तरीके से समझ लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।